हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रिंग्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूं समरी ऑफ द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को आज के सेशन में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, एक्सटर्नली जो फीचर्स दिखते हैं वो। और आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर्स प्लांट के अंदर सिचुएटेड हैं, जो हमें नहीं दिख रहे, उनको हम कहते हैं क्या? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। यानी कि आज के सेशन में हम बात करेंगे पूरा का पूरा जो समरी है इस चैप्टर की, कि स्टेम की एनाटॉमी क्या है, लीफ की एनाटॉमी क्या है, रूट्स की एनाटॉमी क्या है। सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की आज हम बात करेंगे, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी जब भी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात होगी, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, ये हमें याद रखना है। तो आइए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसकी बात करते हैं? एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के लिए जैसे ही हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो बॉडी जो है वो हमारी सेल्स की बनी है। ये तो हम क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते थे? हमारे सारे स्ट्रक्चर्स भी सेल के बने हैं और सारा काम भी वही सेल्स कर रहे हैं। तो जब सेल्स ग्रुप बना लेते हैं तो वो हो जाते हैं टिश्यू। तो अब हम एंटर कर चुके हैं टिश्यू के अंदर। जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू को लेकर, तो प्लांट टिश्यू किस चीज से बनाता है? टिश्यू इज फॉर्म्ड व्हेन दी सिमिलर और डिसिमिलर सेल, या तो एक जैसे सेल्स हों या अलग अलग सेल्स हों, पर उनकी एक बात सेम होनी चाहिए अगर उन्हें टिश्यू फॉर्म करना है। वो क्या? उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर, एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं, ओरिजिन एंड फंक्शन। ओरिजिन का मतलब जहां से वो जन्मे हैं सेल्स, और जो फंक्शन वो करने वाले हैं, ये दोनों अगर बातें, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी सेल के अगर एक जैसे हैं तो वो टिश्यू बना सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, देयर साइज और देयर व्हाटएवर इज द शेप, स्ट्रक्चर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट होता है कि फंक्शन सेम हो और ओरिजिन सेम हो, यानी कि एक जगह से ही बनकर आए हों। तो ऐसे सेल्स बना लेते हैं टिश्यू। टिश्यू की जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे हिस्टोलॉजी, जैसे सेल की स्टडी साइटोलॉजी होती है, वैसे ही टिश्यू की स्टडी होती है हिस्टोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। पहले देखिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स जहां पर कॉमन ओरिजिन होगा, दे हैव सेम मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, काम भी एक जैसा करेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। टिश्यू कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। अब टिश्यू को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है और इसकी स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ग्रुप की? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। जैसे ही वर्ड मेरिस्टेमेटिक दिख जाए, समझ जाना कि कौन से टिश्यू की बात हो रही है। उस टिश्यू की जो हमेशा ग्रो करता रहता है, जो हमेशा डिवाइड करता रहता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स कंटिन्यूअसली। और जब ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको डिवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी? सबसे ज्यादा जरूरत इन्हें न्यूक्लियस की पड़ेगी। और थोड़ा बहुत भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म होना भी चाहिए। तो साइटोप्लाज्म जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी कि लार्जर न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा? लार्ज होगा, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस होगा, और छोटा सा साइटोप्लाज्म साइड साइड में पड़ा होगा। न्यूक्लियस बिगर साइज का क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस ही तो है जो भैया हेल्प करेगा हमें डिवाइड करने में, ठीक? तो डिवीजन के लिए जहां पर भी मेरिस्टेमेटिक जोन होगा वहां पर सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। तो इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, दैट आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन का मतलब जो हमेशा डिवाइड करते रह रहे हैं और नए सेल्स बनाते जा रहे हैं, रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन। और जैसे ही नए सेल्स बनेंगे, सपोजिंगली ये एक सेल है, इस सेल ने नया सेल बनाए तो ऑब्वियसली 2 नए सेल बनाए होंगे, तो एक हमेशा आगे डिवाइड करता जाएगा, हमेशा आगे डिवाइड करता जाएगा, और हो सकता है दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर हो ये परमानेंट बन जाए आगे जाकर। मतलब अगर ये दोनों सेल बना रहा है तो दोनों में से एक सेल हमेशा डिवाइडिंग कैपेसिटी को फॉलो करता जाएगा। दूसरा वाला हो सकता है कि भाई काम की जरूरत थी तो वो काम करने लग गया, फंक्शन करने लगा, चलो उसने सोचा आज डिवाइड करना बंद कर देता हूं, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, चलेगा भाई तू डिवाइड कर ले। तो ये डिवाइड करता जा रहा है और ये काम करता जा रहा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई मुझ में डिवीजन की पावर है,
I have the power of division. At the time of need I can divide. Until and unless I need to divide, जब तक कि मेरी जरूरत ना पड़े डिवाइड करने की, मैं एक जगह अपना काम करता रहूंगा, तो वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो फिर से डिफरेंशिएट हो सकता है, वापस से डी डिफरेंशिएट हो जाता है, वापस से अपनी गेनिंग कर सकता है पावर ऑफ डिविजन, ठीक। Meristematic cells have abundant and dense cytoplasm, large conspicuous nucleus. जहां भी डिवाइडिंग सेल्स होंगे उन सबका न्यूक्लियस लार्ज होगा। मेजर रोल जो होता है वो डिवीजन में न्यूक्लियस का होता है, इसको लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट, These cells remain in active state of metabolism. Obviously divide कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। No intercellular space, crystal vacuoles, meristematic cells. इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। अब हम बात करेंगे परमानेंट मैच्योर टिश्यू के। मैंने आपसे बोला था एक सेल डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनाएगा, 2 सेल्स में से एक की डिवाइडिंग कैपेसिटी चल रही है, दूसरा वाला परमानेंट होता जा रहा है। तो जो परमानेंट होता जा रहा है वही है परमानेंट मैच्योर टिश्यू, जो मैच्योर हो गया है। जैसे हमने अपने प्रीवियस सेशन में वो पढ़ा था रूट के बारे में। रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन के ऊपर था, इलोंगेशन के ऊपर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद रूट हेयर दिख जाते हैं। तो वो मैच्योर टिश्यू कहां पर होता है? जो परमानेंट टिश्यू हो जाता है, जो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। इनके पास कैसे सेल्स हैं भाई? बढ़िया जोरदार मजेदार मैच्योर सेल्स हैं। आफ्टर अंडरगोइंग कंप्लीट ग्रोथ हैव एक्वायर्ड डेफिनेट शेप। जब भी कोई, आप याद रखिएगा, जब भी कोई सेल अगर परमानेंट हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसका शेप, साइज और फंक्शन स्थिर हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। शेप, साइज और फंक्शन में अब कोई चेंज नहीं आएगा अगर परमानेंट। यार परमानेंट का मतलब ही ये होता है। परमानेंट का क्या मतलब होता है भाई? अब मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, अब मुझे ही ये काम करना है, ठीक है। और टेम्पररी का मतलब क्या है? मैं गई, दूसरा सेल आया, दूसरा सेल गया, तीसरा सेल आया, तीसरा सेल आया, चौथा सेल आ गया, पांचवा आ गया, ऐसे सेल्स चलते जा रहे हैं टेम्पररी में। परमानेंट का क्या मतलब है भाई? मैं ही हूं, जो कुछ भी है मैंने ही करना है, मैं ही करूंगी, ठीक। तो परमानेंट हो जाता है। परमानेंट का मतलब कि शेप, साइज और फंक्शन तीनों चीज परमानेंट हो गई हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। परमानेंट टिश्यू कैन बी ऑफ 2 टाइप, या तो सिंपल टिश्यू हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो सकता है। 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू हो सकते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट टिश्यू, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम जो हमें पढ़ने हैं। तो टिश्यू सिस्टम है ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड देयर टाइप्स। स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हैं। पहला टिश्यू सिस्टम जो है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो आउटर कवरिंग बनाता है। एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो आउटर कवरिंग जो प्लांट की है वो एपिडर्मिस की बनी हुई है और पूरे प्लांट में प्रेजेंट है। सी, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स। ऑब्वियसली जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा उसमें कौन से सेल्स होंगे? उसमें होंगे एपिडर्मल सेल्स, इस तरीके से, ठीक। तो जैसे हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था पहले कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस में, जब पहली बार फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे उस समय, तब तो वहां पर हमने देखा था अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की लेयर हर जगह प्रेजेंट है, पूरे प्लांट में पूरे कवर बना के रखी हुई है। तो आउटर कवर जो है वो एपिडर्मिस का बना होता है प्लांट की बॉडी में। और वो किस चीज की लेयर है? एपिडर्मल सेल्स की लेयर है। इजी है। स्टोमेटा प्रेजेंट होगा उसमें, एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स और हेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो किस लिए प्रेजेंट है? एक कहना चाहिए डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कि जब एनिमल्स आकर इस प्लांट की लीफ को खाएंगे तो उसकी वजह से उनको मुंह में थोड़ा सा बिटरनेस होगा, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे? खाएंगे नहीं प्लांट को। तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म हो जाता है। तो जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसमें 3-4 स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। पहला स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज, ट्राइकोम्स मैंने बताया, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। सो ये है हमारा एपिडर्मल टिश्यू। फिर एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं, जिसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स कुछ मोनोकॉट लीव्स में एनलार्ज हो जाते हैं और पतली वॉल के, थिन वॉल्ड हो जाते हैं, जिनके पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स।
क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। तो बुलीफॉर्म सेल्स इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक समरी जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसकी बात कर रहे हैं, बुलीफॉर्म सेल्स लिख लीजिए। नेक्स्ट, दीज सेल्स ब्रिंग अबाउट रोलिंग ऑफ लीव्स। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं ये क्या कर देते हैं, रोलिंग ऑफ लीव्स करा देते हैं, कर्लिंग ऑफ लीव्स करा देते हैं। तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो वो जो कर्लिंग है वो किसकी वजह से, यही वाले सेल्स की वजह से। कर्लिंग ऑफ लीफ कराता है ड्राई सीजन में, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऐसा एमोफिला में देखा जाता है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमेटल अपर्चर जो होता है, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सेल्स फॉर्म द स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर कुछ इस तरीके से बनता है, बीच में ये स्टोमेटा का व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है ये ओपनिंग है और यहाँ पर माइक्रोफाइबर्स जुड़े हुए हैं, स्टोमेटल अपर्चर इसको बोलते हैं। और किडनी शेप सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। और ये जो बड़े वाले सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, दीज आर एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो कैसा कैसा अपैरेटस होता है, एक किडनी शेप सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, किडनी शेप्ड सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारा अपर्चर। इसके पास यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स इस तरीके से बड़े बड़े एपिडर्मल सेल्स पास में प्रेजेंट होंगे। और स्टोमेटल अपर्चर हमें कहाँ दिखेगा, तो अपर्चर हमें ये वाला दिख रहा है, दिस इज द स्टोमेटल अपर्चर फ्रॉम वेयर द गैसियस एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल सेल्स, ये यहां भी दिख रहा है आपको। ये हो गए हमारे गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, और ये पूरा का पूरा स्टोमेटल अपैरेटस कहलाता है। गार्ड सेल्स आर इन डाइकॉट आर किडनी शेप। अगर डाइकॉट प्लांट होगा, डाइकॉटिलेडनस पिछले सेशन में बता दिया था, तो किडनी शेप के सेल्स होंगे। लेकिन अगर मोनोकॉट है तो ये सेल्स कैसे हो जाएंगे, डम्बल शेप के, यानी कि ये वाला जो शेप दिख रहा है ये ऐसा हो जाएगा डम्बल शेप का, ऐसे सेल्स दिखेंगे, डम्बल शेप सेल। और पास में फिर एपिडर्मल सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक। और ये है स्टोमेटल पोर। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। ओके, डन, लिख लिया। नाउ द नेक्स्ट इज, जो ट्राइकोम्स होते हैं वो भी किस चीज के लिए काम करते हैं। हेयर्स तो हम देख चुके हैं कि भाई टॉक्सिन रिलीज करेंगे ताकि कोई और हर्बीवोर एनिमल जो है वो उस प्लांट को ना खाए। ट्राइकोम क्या करेगा, ट्राइकोम का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो है वो लॉस ना हो जाए वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको बचा के रखता है। ट्राइकोम इन शूट सिस्टम, शूट में प्रेजेंट है ये ट्राइकोम, ठीक है। आर मल्टी सेल्यूलर, कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, यानी कि कई सारे सेल्स के बने हैं। वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एंड एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर, और एपिडर्मिस पे बहुत सारे फिर हेयर्स भी दिखेंगे। नाउ वी आर इनटू द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होता है, अगर हम एपिडर्मिस टिश्यू को यानी कि बाहर के टिश्यू को और अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू है यानी कि जाइलम फ्लोएम, उसको दोनों को हटा दें तो प्लांट में जो कुछ भी बच जाता है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू होता है। देखो, अगर मैं स्टेम की बात करूं, ठीक है, तो अगर ये स्टेम है, यहां पर जाइलम है और फ्लोएम, दो ट्यूब्स हैं, और एपिडर्मल स्ट्रक्चर कहाँ दिखेगा, एपिडर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा बाहर की साइड पे, और ये हमारा जाइलम, ये हमारा फ्लोएम, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बचा कुचा पूरा स्ट्रक्चर, बचा कुचा पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा का पूरा होता है ग्राउंड टिश्यू। ऑल ऑफ इट इज ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, पूरा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। तो ग्राउंड टिश्यू इज, इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, ग्राउंड टिश्यू इज द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस। क्या नहीं होता, एपिडर्मिस नहीं होता, वैस्कुलर बंडल नहीं होता, बाकी पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है। कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा भी है, कोलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर हम लीव्स की बात करेंगे तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है उसमें पतली पतली वॉल्स वाले क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल सेल्स हमें कहां पर दिख रहे हैं, देखो ये यहां पर मीजोफिल सेल्स दिख रहे हैं और इनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, तो वहां पर एयर फिल्ड रहती है।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से ये थोड़ा स्पॉन्जी होता है, इसीलिए मेसोफिल लेयर को स्पॉन्जी लेयर भी कहा जाता है। एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स, 3 मेन जोन होते हैं। पहला जोन होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है पेरिसाइकल, तीसरा होता है पिथ, ठीक है। गला दुखने लगा है मेरा। हाँ, तो क्या होता है कि 3 मेन इंपॉर्टेंट जोन्स दिखते हैं। कौन से जोन्स होते हैं? पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा पेरिसाइकल, तीसरा पिथ। पिथ एकदम सेंटर में होता है, एकदम बीचों बीच। तो कॉर्टेक्स जो होता है ये मेन जोन होता है जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में होता है। एपिडर्मिस यहाँ पर है, पेरिसाइकल यहाँ पर है, तो ये पूरा जोन क्या है? पूरा का पूरा जोन कॉर्टेक्स है। फिर आता है पेरिसाइकल एंडोडर्मिस और स्टिले के बीच में। एंडोडर्मिस और स्टिले वाले पोर्शन के बीच में, स्टिले वाला पोर्शन कहाँ पर है? जहाँ पर वैस्कुलर बंडल चालू हो गया होगा हाइपोडर्मिस से लेकर। और पिथ जो है वो सेंट्रल कोर ऑफ सिस्टम एंड रूट में प्रेजेंट है। सेंट्रल कोर में सबसे बीच में कोर जगह जो है वो है पिथ की। क्लियर? नाउ वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जैसे ही वैस्कुलर टिश्यू का नाम आ जाए वैसे ही समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट द जाइलम एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोएम। किसकी बात कर रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम की। नाउ सी, सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोकेम्बियम। किस चीज का बना है? प्रोकेम्बियम का बना है। और इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या फिर बंडल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। यानी अगर हम देखो जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें वैस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट है? ये जो आपको पूरे ये दिख रहे हैं ना, ये पूरा जाइलम और फ्लोएम का एक कोऑर्डिनेटेड बंडल है जिसको जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। तो अगर हम इसको काउंट करें तो इसमें कितने वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैस्कुलर बंडल। बस छोटे छोटे फाइबर, आप ऐसा समझ लो कि जो स्टेम है उसमें छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म दी वैस्कुलर बंडल। ईच वैस्कुलर बंडल इज प्राइमरीली मेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। किस चीज का बना होता है? जाइलम और फ्लोएम का, वो मैंने बता दिया। कंटेन्स केम्बियम इन दी डाइकॉट, केम्बियम प्रेजेंट होगा डाइकॉट में। अब अगर हम अरेंजमेंट की बात करें कि कैसे जाइलम और फ्लोएम बंडल्स अरेंज्ड है तो उसके बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस तरीके से? रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड कॉन्सेंट्रिक। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है सर्कमफेरेंस में। ऑल्टरनेटली जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वल नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम मिल जाएगा। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है रेडियल अरेंजमेंट। अगर हम कॉन्जॉइंट की बात करें तो जाइलम फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड रहेगा। अगर कॉन्सेंट्रिक की बात करें तो सराउंड्स फ्लोएम कंप्लीटली और वाइस वर्सा, या तो जाइलम ने फ्लोएम को सराउंड कर रखा होगा या फिर फ्लोएम ने जाइलम को सराउंड कर रखा होगा। वाइस वर्सा दोनों में से एक भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये 3 टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं जब हम देखते हैं कि कैसे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड रूट। एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड रूट में क्या होता है? स्टेम्स जो देखो डाइकॉट की जब बात करोगे या मोनोकॉट की जब भी बात करोगे तो दोनों में स्टेम और रूट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा अलग मिलेगा। इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्टेम और रूट का, उसे हम आसानी से कन्वीनियंटली पढ़ सकते हैं अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ जाएं। तो डेफिनेटली मोनोकॉट और डाइकॉट में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अब स्टेम में और रूट में अगर हम एनाटॉमिकल डिफरेंस देखें तो क्या क्या होते हैं? स्टेम के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है कुछ आउटर सेल्स में, लेकिन रूट के पास क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं होता। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर स्टेम है, लीफ है, एक्सपोज्ड है ये सन को स्ट्रक्चर्स, लेकिन रूट जो है वो तो सॉइल के अंदर है, उस पे तो कुछ भी एक्सपोजर नहीं है। इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अब सनलाइट नहीं है तो क्लोरोफिल रख के क्या करेगा? और अगर क्लोरोफिल होता और सनलाइट मिल जाती तो फोटोसिंथेसिस कर लेता। फिर जमीन के अंदर क्या कर रहा है? तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, सो इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट होगा कॉर्टेक्स नैरो है, यहां पर कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन रहेगा वो ब्रॉड रहेगा। वैस्कुलर बंडल जो है वो कोलेटरल या कॉन्जॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो अल्टरनेटली अरेंज्ड होंगे या तो फिर कैसे अरेंज्ड होंगे? एक अंदर एक बाहर, ऐसा अरेंजमेंट होगा। लेकिन यहां पर वैस्कुलर बंडल रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं, थ्रू एंड थ्रू पूरे रेडियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जाइलम कैरेक्टरिस्टिकली एंडार्च सिचुएशन में होता है और जाइलम यहां पर एक्सार्च सिचुएशन में। एक्सार्च और एंडार्च का मतलब है कौन सा वाला अंदर की साइड है, अंदर की साइड होगा तो एंडार्च, बाहर की साइड होगा तो एक्सार्च। ये हो गया हमारा स्टेम और रूट को लेकर। अब हम लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स का स्ट्रक्चर
एंजियोस्पर्मिक लीव्स में डॉर्सी वेंट्रल होता है, आइसोबाइलेटरल होता है और कॉन्सेंट्रिक होता है। आप तो ये समझ लो कि लीव का स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब स्मूथली आपको अप्रोप्रिएट दिखता है, लेकिन आपने देखा है कभी भी कि लीव में हमें उल्टा और सीधा समझ में आता है, एक थोड़ा डार्किश पार्ट होता है, एक थोड़ा लाइट पार्ट होता है। तो वही है डॉर्सी वेंट्रली आइसोबाइलेटरल, मतलब ऐसे पिचका हुआ, डॉर्सल वेंट्रल साइड एकदम पिचका हुआ है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, आइसोबाइलेटरल है यानी कि इक्विफेशियल है, और उसके बाद कोसेंट्रिक यानी कि यूनिफेशियल है, एक अलग ऊपर और नीचे का हिस्सा समझ में आता है। ज्यादातर अगर हम डाइकॉट की बात करेंगे, अब अलग अलग लिखना, डाइकॉट की लीव में पहला पॉइंट डॉर्सी वेंट्रल होगा, मतलब कि ऐसे फ्लैटन स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है ये मिडरिब है, ये वेन्स है और इनके पास इस तरीके से वेनलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन होगा जहां पर मीजोफिल डिफरेंशिएटेड रहेगा पैलिसेड और स्पॉन्जी लेयर में। तो मीजोफिल कैसे प्रेजेंट है, बीच में जहां मीजोफिल प्रेजेंट है उसके आसपास एयर गैप्स प्रेजेंट है, तो हमने उसे स्पॉन्जी लेयर बोल दिया। अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात करेंगे तो ये आइसोबाइलेटरल होने के साथ साथ कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन का मतलब है इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा। This will be the arrangement. तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी लेयर पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी लेयर पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ पर आ जाएं तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है कि जब भी गिर्त और स्टेम की और रूट की जो गिर्त बढ़ जाती है। आपने देखा है जब नया पौधा लगाते हैं तो वो कैसा होता है, अगर मैं इस नए पौधे की बात, या चलो मैं इसे सॉइल में लगाती हूँ, अगर मैंने सॉइल में नया पौधा लगाया है तो वो अभी ऐसा होगा, ठीक है। बट लेटर ऑन ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स क्या देखने को मिलेगा, ऐसा एक ट्री देखने को मिलेगा। तो अब इसकी रूट भी अभी छोटी थी, अब इसकी रूट भी बड़ी बड़ी हो गई है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहां से इसकी स्टेम इतनी पतली से इतनी मोटी स्टेम कैसे होगी, ये गिर्थ जो बढ़ गई है ये रूट में भी बढ़ेगी या स्टेम में भी बढ़ेगी। अच्छा, रूट में क्यों बढ़ रही है, स्टेम में क्यों नहीं बढ़ जाती, ऊपर तो वही दिख रहा है भाई, जितना बड़ा पोर्शन ऊपर है उतना बड़ा नीचे भी तो चाहिए पकड़ने के लिए। तो गिर्थ अगर ऊपर के स्ट्रक्चर में बढ़ेगी तो नीचे के स्ट्रक्चर में भी बढ़ेगी, तभी तो एंकरेज यानी कि सपोर्ट आएगा। तो यहां पर क्या होता है, डिवीजन होता जाता है, सेल डिवाइड कर करके परमानेंट टिश्यू बनाते जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा। सेकेंडरी मेरिस्टम मतलब वो परमानेंट सेल जिनकी अभी पावर नहीं थी कि वो कर सके डिवाइड, उनमें वापस से पावर ऑफ डिवीजन आ जाए और वो डिवाइड करने लग जाए, मेरिस्टमैटिक की तरह बिहेव करने लग जाए और वुडी टिश्यू बना दें, तो उससे गिर्थ जो है वो बढ़ जाती है किसी भी स्टेम की या रूट की, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक। कैम्बियम इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ, और ये जो पोर्शन बढ़ रहा है इसमें कौन इन्वॉल्व है, कैम्बियम इन्वॉल्व है। कैम्बियम होता क्या है, कैम्बियम डायमीटर में या थिकनेस में बढ़ता है जैसे ही सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म होगा। सेकेंडरी टिश्यू मतलब जिसकी ग्रोथ रुक गई थी वो दोबारा से डिवाइड करने लग गया। प्राइमरी और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम्स बनते हैं जिसको हम वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं या फिर फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो एक्चुअली में दैट वुडी पार्ट, द वुडी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्क। सेकेंडरी ग्रोथ होती है फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस कैम्बियल रिंग, ऐसे बहुत सारे कैम्बियल रिंग्स बनते जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ बढ़ती जाती है। और आपको पता है ये जो कैम्बियल रिंग होता है, इट इज यूज्ड टू स्टडी द एज ऑफ द प्लांट, एज ऑफ द ट्री और प्लांट, ठीक है। कैसे कि ये जो कैम्बियल रिंग्स बनती हैं ये होती हैं मतलब कि ये सीजन के हिसाब से बनती है। सीजन के हिसाब से कैसे, ठंड में और गर्मी में, ठंड में और गर्मी में दोनों मतलब कि बाय एनुअल होती हैं, साल में 2 रिंग्स बनेंगी। तो जितनी रिंग्स है उसके हिसाब से काउंट कर लो कितना बड़ा कितना पुराना प्लांट है, तो इससे हमें एज पता चल जाती है। स्टेम्स, देयर इज ऑलरेडी फेसिकुलर कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल which becomes joined up by interfascicular cambium। वैस्कुलर बंडल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के साथ जुड़ता जाएगा। अब कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, तो कट्स ऑफ सेल्स, इट कट्स ऑफ सेल्स ऑन आउटर साइड, इनर साइड। कॉर्क कैम्बियम तब बनता है जब नए सेल अंदर भी बन रहे हो, नए सेल बाहर भी बन रहे हो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो आउटर साइड में जो बनता है उसको हम फेलम या फिर कॉर्क सेल्स बोलते हैं, और इनर साइड में जो बनता है उसको हम फेलोडर्म या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंदर की साइड जो सेल बन रहा है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की साइड जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे कॉर्क, और वो जो लकड़ी वाला पोर्शन मिलता है दैट इज द सेम थिंग। फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट पेरिडर्म, और ये सब मिलकर के पेरिडर्म बना लेते हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बाहर का स्ट्रक्चर फटता है, जगह नहीं होती, तो जैसे ही वो फट जाएगा तो बाहर से कोई भी इंफेक्शन अंदर आ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर की वॉल्स को तो भाई बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए पेरिडर्म बन जाता है। ठीक, इसके बाद फेलम एंड कॉर्क सेल्स आर डेड। जब भी फेलम बनेगा, कॉर्क बनेगा, हमेशा डेड सेल्स होंगे, उनमें फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है जिसको हम स्यूबरिन बोलते हैं। कॉर्क सेल्स आर स्यूबराइज, स्यूबरिन डिपोजिशन हो जाता है, इम्परवियस लेयर होती है वाटर की। तो स्यूबरिन की लेयर ऐसे आती है जैसे कि ये कोई गिफ्ट बॉक्स था और इस गिफ्ट बॉक्स पर अपन रिबन कैसे बांधते हैं? रिबन ऐसे बांधते हैं ना, ऐसे रिबन बांधते हैं ना। तो बस इसमें ये बीच का पोर्शन प्रेजेंट नहीं होता, इसके चारों तरफ एक एक लेयर स्यूबरिन की डिपॉजिटेड रहती है। कमर्शियल कॉर्क जो है वो हमें कॉर्क टिश्यू से मिलता है, क्वर्कस सुबर विच यील्ड्स बॉटल कॉर्क। बॉटल में जो कॉर्क लगता है वो किससे निकल के आता है? वो निकलता है कर्कस ट्यूबर से। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नोट इट डाउन। ठीक है, डन। अब आता है वैस्कुलर केम्बियम। वैस्कुलर केम्बियम, वैस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम की बात हो रही होगी, तो मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कट करती है वैस्कुलर टिश्यू के सेल्स, यानी कि जाइलम फ्लोएम के सेल्स जो बनाती है। आप एक बात को समझो, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी सारा कुछ डिवाइड होता रहेगा, नए सेल्स बनते रहेंगे और बीच में बेचारा वो पिचका हुआ सा जाइलम फ्लोएम अपनी एज का रहेगा, अपने ही साइज का रहेगा। नहीं, साइज जाइलम और फ्लोएम का भी बढ़ेगा। जैसे जैसे बाकी स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे ये भी बढ़ेंगे, तो इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो वैस्कुलर केम्बियम बनने लगेगा। यंग स्टेम में इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। यंग स्टेम जो होती है उसमें पैचेस में जाइलम फ्लोएम मिल जाएंगे। बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इट फॉर्म्स कंप्लीट रिंग और लेटर ऑन एक पूरी रिंग बना लेता है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है? सेल्स ऑफ केम्बियम रिंग, वो जो केम्बियम रिंग हमने बनी है वो प्री क्लिनिकली रिजल्ट करेगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स में, आउटसाइड ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो। हमेशा सेल जब भी बनेंगे वो अंदर की तरफ भी बनेंगे, यानी कि पित्त के साइड जाएंगे, बीच में पित्त प्रेजेंट होता है, और बाहर की साइड भी जाएंगे। तो जब भी ऐसा होगा इट कट्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम वाइल दोज ऑफ इनर साइड सेकेंडरी जाइलम। बाहर की तरफ हमेशा फ्लोएम बनेगा, अंदर की तरफ हमेशा जाइलम बनेगा। इस ग्रोथ को हम, इसका ये जो ग्रोथ है ये हमें फीचर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है डाइकॉट में, और मोनोकॉट में ये फीचर देखने को नहीं मिलता। तो एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का कैरेक्टरिस्टिक टू फॉर्म मोर न्यू सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें जाइलम के सेल्स अंदर आएंगे, अंदर की तरफ बढ़ेंगे, फ्लोएम के सेल्स बाहर की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा किसमें देखा जाता है? डाइकॉट में, एंड नॉट इन दी मोनोकॉट स्ट्रक्चर्स। अब वुड क्या होता है? वुड सेल्स का बना हुआ सारे टिश्यू जो भी इनर केम्बियम में आते हैं, यानी कि सेकेंडरी जाइलम से लेकर पित्त तक सारा स्ट्रक्चर है। सेंट्रल में हार्ड, टफ और डार्कर रीजन होता है। बीच में आप वुड को देखोगे तो डार्क रीजन आपको मिलता है, उसको हम कहते हैं हार्ट वुड, और वो सेंटर में है ना, तो दिल सेंटर में होता है, इसीलिए इसको हार्ट वुड बोला है। एंड पेरिफेरल पोर्शन पर हमको सैप वुड मिलता है, बाहर पेरिफेरी के पोर्शन पे सैप वुड मिल जाएगा। डाइकॉट वुड इज एक्सट्रीमली वेरिएबल। डाइकॉट में जो वुड होता है वो बहुत अलग टाइप का होता है। उसमें क्या होता है? सर्टन स्पीशीज लैक स्मॉल सम ऑफ दीज सेल्स टाइप, देयरफॉर स्पीशीज हैव कट देम ऑल। तो उन स्ट्रक्चर्स में ये वाले सेल्स होते ही नहीं है, ठीक है, ये हमें मिलता ही नहीं है। सो रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच सेल वेरीज ग्रेटली। हर सेल है वो अलग अलग दिखता है। द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड सॉफ्ट वुड और नॉन पोरस वुड। जिम्नोस्पर्म्स में बनने वाला, यानी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो उसके पहले जो हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, जहां फ्लावर्स नहीं हुआ करते थे, फ्रूट नहीं बन रहा था, वहां पर हमें सॉफ्ट वुड और नॉन पोरस वुड मिलेगी। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो यहां पर हमें हार्ड वुड और पोरस वुड मिलेगी। हमेशा हार्ड वुड कहां मिलती है? हार्ड स्ट्रक्चर वुड का कहां मिलता है? हमारे एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में। नेक्स्ट है स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड ऑफ अ ईयर कॉन्स्टिट्यूट एनुअल रिंग। मैंने बताया था ना एनुअल रिंग बनाता है, वो भी बाय एनुअली, तो दोनों सीजन के हिसाब से बनती है। स्प्रिंग में जो बनेगी ऑटम वुड होगी, और फिर स्प्रिंग वुड होगी और ऑटम वुड होगी। ठीक है, स्प्रिंग वुड मिल जाएगी और ऑटम वुड। साल में 2 रिंग्स बनेंगी, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो ना कि क्या वो है, हमारा एज क्या है प्लांट की। सो एज ऑफ ट्री देखो यहाँ लिखा है, मैंने वहां बताया था, एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। बस हमें एनुअल रिंग काउंट करते जाना है बेसल पोर्शन ऑफ द ट्री ट्रंक में। कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये जो हम एज काउंट कर लेते हैं ना, काउंटिंग एज ऑफ ट्री, लिख लो, काउंटिंग एज ऑफ ट्री with help of
विथ हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स, और वो भी कैसी रिंग्स है? एनुअल में मतलब साल में 2 बार, तो ये है बाय एनुअल रिंग। ठीक है, वो क्या बना लेता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दैट स्टडी इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। रिटन नाउ हमने यहाँ पर अपना जो चैप्टर है उसकी समरी कंप्लीट कर ली है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन से। फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पेन पेपर कॉपी लेकर जल्दी से तैयार हो जाइए, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, Who among the following is regarded as the father of plant anatomy? Father of plant anatomy किसको बोला जाता है? ये पहला क्वेश्चन है। तो प्लांट एनाटॉमी के लिए the father was N. Grew and M. Malpighi. N. Grew और M. Malpighi को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, जिन्होंने जो प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडीज में बहुत सारा वर्क किया है, दैट इज वाई बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज वाई दे वर कंसिडर्ड एज द प्लांट एनाटॉमी के लिए फादर। क्लियर? तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एन ग्रू एंड एम मालपीजी। हॉफमीस्टर नहीं है, बी शेल्डमिट नहीं है और नागेली सर नहीं है। सही ऑप्शन है एन ग्रू एंड एम मालपीजी। राइट द करेक्ट आंसर। डन? ओके, अब नाम तो देखो भाई याद करने पड़ेंगे साइंटिस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ एंड द डायमीटर। जब भी गिर्थ और डायमीटर इंक्रीज होता है तो अगर ये एक स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट है, अगर इसको ग्रो होना है इससे और इसको अपना गिर्थ बढ़ाना है, यानी कि ये वाला पोर्शन बढ़ाना है, तो उस समय कौन सा वाला मेरिस्टम यूज होगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ और डायमीटर, यानी कि ये पोर्शन कैसे इंक्रीज होगा। तो ऑप्शंस देखिए, अपाइकल मेरिस्टम जो होता है वो हमेशा लेंथ में ग्रो कराता है शूट की। ठीक, और उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम, बीच में जो पोर्शन है उसमें ग्रोथ कराएगा। लेटरल मेरिस्टम साइडवेज ग्रोथ कराएगा, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो साइडवेज जो ग्रोथ है वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होती है, यानी कि लेटरल मेरिस्टम कहां पर पाया जाएगा? लेटरल साइड्स में। यहां पर जो मेरिस्टम है वो लेटरल मेरिस्टम, और तभी तो इसने ग्रोथ करवा दी, तो ये इतना डायमीटर बढ़ गया। बाकी ये जो था ये हमारा प्लांट था, पर मेरिस्टम इसमें कहां प्रेजेंट है? लेटरल साइड में। That is why the answer goes towards the lateral meristem. Clear? Okay. So the correct answer is option C for the question number 2. I hope ये वाला क्वेश्चन तो किसी ने गलत नहीं किया होगा। साइंटिस्ट के नाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर जितना पढ़ लोगे याद रहेगा, सिर्फ लिख के याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टम इज। प्रोमेरिस्टम से कौन सा मेरिस्टम बनता है? एक बात हमेशा याद रखना, प्रोमेरिस्टम जो होता है, ठीक है, प्रोमेरिस्टम में प्रो का मतलब ही क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फर्स्ट कम्स फर्स्ट। प्रो का मतलब ही होता है फर्स्ट, तो इससे जो मेरिस्टम बनेगा वो प्राइमरी मेरिस्टम बनेगा। वो क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टम बना देगा प्रोमेरिस्टम। तो आई होप प्रोमेरिस्टम को आप याद रखोगे, हमेशा प्रो से प्राइमरी याद रखिएगा। ऑप्शंस में देखिए, प्राइमरी मेरिस्टम, अपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। सही आंसर हमारा किस तरफ जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम की तरफ। क्लियर? प्राइमरी मेरिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, द परमानेंट टिश्यू पोजेसिंग सिंगल टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज। अब हमने टिश्यूज जो देखे थे वो 2 टाइप के देखे थे, सिंपल देखे थे और कॉम्प्लेक्स देखे थे। ठीक है, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है?
सिंपल टिश्यू जो होता है उसके पास हमेशा से पता है क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास हमेशा से सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड अबाउट possessing सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल किसमें प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में तो नहीं होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो सकता है, सही बात है, सिंपल भी है और परमानेंट भी है, एक ही टाइप के सेल जो परमानेंट हो गए, डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो वो एक ही टाइप के सेल्स हैं। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नए सेल्स बनाता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी, मेरिस्टेमेटिक यानी कि नए सेल्स बनाने वाला। परमानेंट टिश्यू पूछा है ना, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स। क्या मतलब होता है कि डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां डिवाइडिंग है, यहां पर भी सिमिलरली डिवाइडिंग है, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। सो द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन बी। इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेंटर इज फाउंड इन द रूट। क्वेश्चन सेंटर हमें कहां मिलता है, रूट में मिलता है। कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेंटर वाज प्रपोज्ड बाय, ये कंसेप्ट किसने दिया था, हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेंटर। तो ये कंसेप्ट पहली बार दिया था सर, पहली बार दिया था क्लोव्स ने इन मेज। तो हमें देखो नाम तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शंस देखो, क्लोज इन मेज, हाँ ठीक है, शेमिट इन राइस, नागेली इन ओट्स, बुवाट इन अराबिडोप्सिस। ठीक है, तो बुवाट इन अराबिडोप्सिस नहीं है, नागेली सर नहीं, श्मिट सर नहीं, क्लोव्स ने मेज में सबसे पहले बात करी थी क्वेसेंट सेंटर की, क्वेसेंट सेंटर की, जो कि कहां देखने को मिलता है, रूट्स में। कहां देखने को मिलता है, रूट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमारा किस तरफ जाता है, ऑप्शन ए की तरफ, फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ। इंटरकैलरी मेरिस्टम किसके बेस पर मिलता है, पहला इंटरनोड्स इन ग्रासेस, इंटरनोड्स इन ग्रासेस का ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसके बीच में मिलेगा। लीव्स इन पाइनस एंड नोड्स इन मेंथा, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब ये बात कर रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, अगर ये स्टेम है, यहां पर ये लीव है, यहां पर ये लीव है, तो इसके बीच का जो पोर्शन है इंटरकैलरी कहलाएगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट है, दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, लीव्स के बेस में भी प्रेजेंट होगा, और नोड्स इन मेंथा, हर प्लांट के भाई स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है। तो सही ऑप्शन हमारा कहां चला जाएगा, अब जो हमारे पास बचता है, बचाव जो है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऑप्शन, मतलब इसमें कोई और चेंज करके ऑप्शन दे दे, कभी कोई फ्लावर बोल दे या कभी कोई पिथ बोल दे, तो भाई वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब इससे आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन सा, कि इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो इंटरनोड पे भी प्रेजेंट होता है, लीव्स में भी प्रेजेंट होता है पाइनस की, और नोड्स में मेंथा के, हर जगह प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर, गुड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेटरल मेरिस्टम। कौन सा वाला मेरिस्टम लेटरल नहीं है। लेटरल ना होने का क्या मतलब है कि साइडवेज में प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो कौन सा वाला प्रेजेंट नहीं है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट था जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी, तो वही वो तो साइड ही जाएगा, फेलोजन साइड जाएगा। बचा क्या हमारे पास, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में, लेटरल में कहां चले गए, सो इट इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टम, वो लेटरल मेरिस्टम नहीं है। कौन सा वाला, इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सबको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टम साइड में प्रेजेंट है, अपाइकल मेरिस्टम ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये जो इंटरनोड्स के बीच में जो है वो इंटरकैलरी है, लेटरल मेरिस्टम साइड साइड में, ये टाइप के मेरिस्टम्स है जो ग्रोथ कराएंगे। लेटरल मेरिस्टम जो है वो साइडवेज ग्रोथ कराएगा, अपाइकल मेरिस्टम रूट और शूट टिप पे है जो वो अब लेंथ में ग्रोथ कराएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम दो नोड्स के बीच में जो होगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टम प्रेजेंट। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज we are going to move with the previous year questions। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं। कभी भी स्टूडेंट्स, जो पिछले साल में क्वेश्चन आया होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर मान लो एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प लेकर के आपका क्वेश्चन पेपर बनाया, तो उस आए गए क्वेश्चन को हो सकता है कुछ ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए, कोई ऑप्शन चेंज करके पूछ लिया जाए, किसी ऐसे मैनर में पूछ लिया जाए जो कि थोड़ा सा चेंज्ड हो। कैसा हो? थोड़ा सा चेंज्ड हो। तो वो जो चेंज्ड आपको दिखेगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से, किस कंसेप्ट को फोकस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, सो लेट स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप सही आंसर आप लोग देते चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेरिस्टम? कौन सा वाला मेरिस्टम का एग्जाम्पल है? जब भी क्वेश्चन 2010 में आया था, जब भी मेरिस्टम की बात होती है तो मेरिस्टम का मतलब होता है जोन ऑफ, या फिर जोन भी नहीं बोलेंगे, इट इज द ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टम में हमेशा। ठीक है, तो यहां पर डर्मेटोजन नहीं, पेरिबेलम नहीं, फेलोजन, प्लेरोम नहीं। सही आंसर क्या होगा? फेलोजन। फेलोजन में आपको मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या मिलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मार्क कर लीजिए अपना आंसर। डन? ओके, थोड़ा सा देखो ट्विस्ट करके, नाम का अंतर है और कुछ डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर नेम्स पर फोकस कर लोगे सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम द ट्रेकियल एलिमेंट्स इन। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं ट्रेकियरी एलिमेंट से? ऑप्शंस देखिए। हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या उनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है? उनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं है। बीइंग इम्पर्टोरेट, इम्पर्टोरेट होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? तो उनके पास न्यूक्लियस होता है। बीइंग लिग्निफाइड भी नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बीइंग इम्पर्टोरेट। दे आर इम्पर्टोरेट। ट्रैकिड्स कैसे डिफरेंट है ट्रैकियरी एलिमेंट्स से? दैट दे आर इम्पर्टोनेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट देखिए। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में देखी जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप देखी जाती है हमेशा से ही एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है। ऑप्शंस देखिए। कॉर्टेक्स नहीं, पेरिसाइकल नहीं, एपिडर्मिस नहीं। राइट ऑप्शन इज एंडोडर्मिस। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल को सराउंड करके रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वन इज सब्सिडरी सेल, नेक्स्ट वन इज बुलीफॉर्म सेल्स, लेंटिसेल्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स कर्लिंग के लिए काम आते हैं, लेंटिसेल्स दी ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स नहीं होते। सही आंसर क्या होगा? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स ही वो सेल्स हैं जो कहां पर प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स के आसपास। वो जो एपिडर्मल है वहां पर जो प्रेजेंट है, दोज आर दी सब्सिडरी सेल्स। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट वेरी फार अवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? डेड सेल से कौन सा बनता है? जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, कोलेनकाइमा लिविंग सेल है, फेलम जो है वो डेड सेल है, ये वाला डेड सेल है, इनको गलत ऑप्शन कर दो। फ्लोएम भी लिविंग सेल है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? फ्लेम। ठीक है, फेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट। आपको एक डाइकॉट स्टेम दे दी गई, डाइकॉट रूट भी दे दी गई। अब उसमें से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू सी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिख सकता है जिसको देख करके आप डिस्टिंग्विश कर सके? फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम, आपको कभी नहीं दिखेगा। सेकेंडरी फ्लोएम भी कभी नहीं दिखेगा। प्रोटोजाइलम दिखता है।
प्रोटोजाइलम इज द स्ट्रक्चर विच यू कैन सी एंड यू कैन डिफरेंशिएट कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है। कॉर्टिकल सेल्स भी नहीं दिखेंगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहला फर्स्ट फॉर्म जाइलम है वो दिख जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन टू योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ। ग्रास लीफ, ग्रास कैसी होती है? अगर आप ग्रास को देखोगे तो वो ऐसे पैरेलल वेनेशंस होते हैं ना, है ना, पैरेलल वेनेशंस होते हैं, तो मतलब कि उनका मोनोकॉट और डाइकॉट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। मोनोकॉट हमको दिख रही है, तो इसका मतलब कि इसका जो स्टोमेटा होगा उसके शेप कैसे होंगे? क्या गार्ड सेल्स होंगे? नहीं, वो होंगे डम्बल शेप के। वो कैसे होंगे? डम्बल शेप। डम्बल शेप कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसे शेप के सेल्स होंगे और पास में इनके एपिडर्मल सेल्स ऐसे कवर करके रखेंगे। ठीक है, तो ये डम्बल शेप के सेल्स हमें कहां पर दिखते हैं? ये हमें दिखते हैं मोनोकॉट में, तो ग्रास में हमको ये दिख जाएगा। ऑप्शंस देखिए, रेक्टेंगुलर नहीं होते, किडनी बीन शेप डाइकॉट में दिखता है, डम्बल दिखता है, बैरल नहीं दिखेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, फाइन। सो वी आर डन विथ ऑल दी क्वेश्चंस जो हम कर सकते थे। समरी ऑफ द चैप्टर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है? बस लग के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे का पढ़ते चलना है। कुछ चीज़ अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, इफ़ यू आर लैगिंग इन समथिंग, अगर आपको कोई एक आध टॉपिक में परेशानी होती है तो आप उसको फिलहाल के लिए उतना समझ के, उतना याद रख के छोड़ दीजिए। दिस इज नॉट द टाइम कि आप उस कंसेप्ट को पूरा समझने जाओ। अभी हमको जितना ज़्यादा हम रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करना है, नहीं तो जो आगे का पढ़ा हुआ है वो भी छूट जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको फिलहाल के लिए लिख के रख लो, 2-3 बार लिखोगे वो आप मेमोराइज कर लोगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है इस समय पर। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है, पढ़ते चलना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब कल मिलेंगे, कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे अपने रिवीजन के साथ। सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में कहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ www.magnetbrains.com टाइप करिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा। ऑफिशियल पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें आप टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हुए नीट पर जाइए। जैसे ही आप नीट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो क्रैश कोर्स है, नीट यूजी क्रैश कोर्स के नाम से एक फोल्डर दिख जाएगा, उस पर जाकर वॉच नाउ करिए। जैसे ही आप उस पर जाके वॉच नाउ क्लिक करेंगे, ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है। तो आप इस पर वॉच ऑल वीडियोस पर जाइए, यहाँ पर पूरे लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं है, मुझे दोबारा देखनी चाहिए, फाइन टाइम थोड़ा सा रन करके आप वो सेशन पूरा देख लो। जैसे ही उस पर आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा, आप आसानी से सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लाइक ज़रूर कर देना सेशन को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर करना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। इतना एफर्ट बस आपको डालना है, बाकी तो सारा हम डाल लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आपको ये जो क्रैश कोर्स है नीट के लिए, बिल्कुल आपका जो कमिंग एग्जाम है उसको किल करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई फीस नहीं देनी है, आप घर में बैठ के आराम से इस सेशन को पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।